नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम में आपका स्वागत है। युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य हम पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसमें हम स्वतंत्रता के बहुत निकट हैं। ठीक है, 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के कमज़ोर पड़ने से लेकर 1945 में ध्रुवी राष्ट्रों जैसे जर्मनी, इटली, जापान इनके पतन तक भारत का राजनीतिक परिदृश्य प्रत्यक्षतः शांत था। ठीक है, 1943 में जब वो कमज़ोर पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन, तब से लेकर के 1945 में ध्रुवी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के पतन तक भारत का राजनीतिक परिदृश्य प्रत्यक्षतः शांत था, लेकिन आंतरिक रूप से युद्ध जनित कष्टों के कारण आक्रोश बढ़ रहा था, जिसे अंग्रेज शासन अपने तमाम प्रयत्नों के बावजूद रोक नहीं पा रहा था। इस आक्रोश को शांत करने के लिए अंग्रेजी शासन की अपेक्षा कहीं अधिक जोरदार ढंग से लोगों का ध्यान इस बिंदु से हटाने के लिए प्रयासरत था। इस जन आक्रोश का मुख्य कारण भारतीय उत्पादनों का सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भेजा जाना और भारतीयों के लिए ब्रिटेन से उपभोग की वस्तुओं के आयात में गिरावट आने के कारण बढ़ने वाली महंगाई थी। रक्षा व्यय में भारतीय योगदान का ब्रिटेन द्वारा भुगतान न किए जाने पर और ब्रिटेन पर भारत के बढ़ते हुए कर्ज के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई। स्पष्ट रूप से 1945 तक लोग कष्टों की चरम सीमा तक पहुंच गए थे और तथाकथित सर्वोपरि ब्रिटिश राज भी स्थिति को संभालने में असमर्थ था। अब हम समझेंगे राष्ट्रीय विप्लव के दो पहलू। ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्षों में राष्ट्रीय विप्लव के संबंध में दो आधारभूत कारकों का विश्लेषण किया जा सकता है। पहला, इस दौरान सरकार, कांग्रेस व मुस्लिम लीग तीनों ही कुटिल समझौते में संलग्न रहे। इससे सांप्रदायिकता हिंसा को बढ़ावा मिला, जिसकी चरम परिणति स्वतंत्रता एवं देश के विभाजन के रूप में सामने आई। दूसरा, श्रमिकों, किसानों एवं राज्य के लोगों द्वारा असंगठित, स्थानीय व उग्रवादी जन प्रदर्शन, इसने राष्ट्रव्यापी स्वरूप धारण कर लिया। इस तरह की गतिविधियों में आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों को रिहा करने से संबंधित आंदोलन, इसके अलावा शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह, पंजाब किसान मोर्चा का आंदोलन, इसके अलावा त्रावणकोर के लोगों का संघर्ष तथा तेलंगाना आंदोलन प्रमुख है। अब हम समझते हैं सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन क्यों आया। जब सरकार ने जून 1945 में कांग्रेस से प्रतिबंध हटाकर उसके नेताओं को रिहा किया गया, तो उससे उम्मीद थी कि इससे जनता हतोत्साहित होगी, लेकिन इसके स्थान पर भारतीयों का उत्साह दोगुना हो गया। 3 वर्षों के दमन से जनता में सरकार के विरुद्ध तीव्र रोष का संचार हो चुका था। राष्ट्रवादी नेताओं की रिहाई से जनता की उम्मीदें और बढ़ गईं। रूढ़िवादी सरकार के समय की वेवेल योजना और मौजूदा संवैधानिक संकट को हल करने में विफल रही। यानी उस समय की जो वेवेल योजना है, मौजूदा संकट को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही थी, वेवेल योजना फेल हो रही थी। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में श्रमिक दल सत्ता में आया। क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और श्रमिक दल के नेता बने तथा साथ ही पैथिक लॉरेंस नए भारत के सचिव बने। 1945 में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनावों की घोषणा की गई। सितंबर 1945 में सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के उपरांत एक संविधान सभा गठित की जाएगी। सरकार के रुख में परिवर्तन निम्नलिखित कारणों के प्रभावाधीन आया। पहला, निम्नलिखित कारणों से सरकार का रुख बदला। पहला, युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व शक्ति संतुलन परिवर्तित हो गया। ब्रिटेन अब महाशक्ति नहीं रहा और अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की 2 महान शक्तियों के रूप में उभरे। इन दोनों ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया और ब्रिटेन की नई लेबर सरकार भारतीय मांगों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखती थी। इसके अलावा संपूर्ण यूरोप में इस समय समाजवादी लोकतांत्रिक सरकारों के गठन की लहर चल रही थी। इसके अलावा ब्रिटिश सैनिक हतोत्साहित एवं थक चुके थे। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर वियतनाम, इंडोनेशिया में इस समय साम्राज्यवाद विरोधी वातावरण था। दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें वियतनाम है, इंडोनेशिया है, इन स्थितियों में साम्राज्यवाद विरोधी जो है वातावरण हो गया था। यहाँ उपनिवेशी शासन का तीव्र विरोध किया जा रहा था। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों को भय था कि कांग्रेस पुनः नया आंदोलन प्रारंभ करके 1942 के आंदोलन की पुनरावृत्ति कर सकती है। सरकार का मानना था कि यह आंदोलन 1942 के जन आंदोलन से ज़्यादा भयंकर हो सकता है, क्योंकि इसमें कृषक असंतोष, संचार व्यवस्था पर प्रहार,
मजदूरों की दुर्दशा, सरकारी सेवाओं से असंतुष्ट तथा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों जैसे कारकों का इत्यादि जैसे कारकों का गठजोड़ बन सकता है। सरकार इस बात से चिंतित थी कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का अनुभव सरकार के विरुद्ध हमले में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा युद्ध के समाप्त होते ही चुनावों का आयोजन तय था, क्योंकि 1934 में केंद्र के लिए और 1937 में प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे। उसके पश्चात दोबारा चुनावों का आयोजन नहीं किया गया था। यद्यपि ब्रिटेन भारतीय उपनिवेश को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी सत्तारूढ़ लेबर सरकार समस्या के शीघ्र समाधान के पक्ष में थी। अब समझेंगे कांग्रेस का चुनाव अभियान एवं आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। 1946 में सर्दियों में चुनावों के आयोजन की घोषणा की गई। इन चुनावों में अभियान के समय राष्ट्रवादी नेताओं के समक्ष ये उद्देश्य था कि न केवल वोट पाने का प्रयास करें, अपितु लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को और सशक्त बनाएं। चुनाव अभियान में राष्ट्रवादियों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की। कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों की देशभक्ति एवं त्याग की प्रशंसा और सरकार की आलोचना करके भारतीयों में देश प्रेम की भावना को संचारित करने का प्रयत्न किया। कांग्रेस के नेताओं ने 1942 के आंदोलन में नेतृत्व विहीन जनता के साहसी प्रतिरोध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अनेक स्थानों पर शहीद स्मारक बनाए गए। पीड़ितों की सहायता पहुंचाने के लिए धन एकत्रित किया गया। सरकारी दमन की कहानियों को विस्तार से जनता के मध्य सुनाया जाता था। दमनकारी नीतियां अपनाने वाले अधिकारियों की निंदा की जाती थी तथा उनके विरुद्ध जांच कराकर उन्हें सजा देने की धमकी दी जाती थी, किंतु सरकार इन गतिविधियों में रोक लगाने में असफल रही। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से जनता सरकार से और भयमुक्त हो गई और उन सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार की स्थापना लगभग सुनिश्चित हो गई थी जहां सरकारी दमन ज़्यादा बर्बर था। इन कारणों से सरकार परेशान हो गई। अब सरकार कांग्रेस के साथ कोई सम्मानजनक समझौता करने हेतु मजबूर सी दिखने लगी। सरकार द्वारा आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में जितनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई, उसकी कल्पना न तो कांग्रेस नेताओं को और न ही सरकार को थी। पूरा देश इन सैनिकों के बचाव में आगे आ गया। इससे पहले सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इन सरकार पर मुकदमा चलाया जाएगा। कांग्रेस ने सैनिकों को बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया और सैनिकों को आर्थिक सहायता देने और उनके रोजगार की व्यवस्था करने हेतु आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति भी बनाई। आज़ाद हिंद फौज का मानसिक प्रभाव अत्यंत प्रबल था और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था आज़ाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में जन और नेतृत्व स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन। इस संदर्भ में दो साम्राज्यवादी नीतियों का सशक्त प्रभाव पड़ा। एक तो पहले ही सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया और दूसरा मुकदमा नवंबर में लाल किले में एक हिंदू प्रेम कुमार सहगल, एक मुसलमान शाहनवाज खान और एक सिख गुरुबख्श सिंह ढिल्लो को एक ही कटघरे में खड़ा करके चलाया गया। बचाव पक्ष में मुल्ला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू के साथ नेहरू भी थे। काटजू और आसफ अली उनके सहायक थे। इसके अतिरिक्त वियतनाम और इंडोनेशिया में भी उपनिवेशी शासन की स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों की टुकड़ी का प्रयोग किए जाने से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पुख्ता हुई। इस शहरी वर्ग और सैनिकों दोनों में असंतोष जागा। अब हम समझते हैं आज़ाद हिंद फौज में युद्धबंदियों को कांग्रेस का समर्थन। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945 में बम्बई में पहली बार आयोजित हो रही कांग्रेस के अधिवेशन में 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत बम्बई में पहली बार आयोजित हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों के समर्थन में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया गया और उन्हें पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की गई। आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों पर चलाए जा रहे मुकदमे में मुल्ला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू एवं अशरफ अली बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए और उनके समर्थन में वकालत की। आज़ाद हिंद फौज जांच एवं राहत समिति ने युद्धबंदियों एवं उनके आश्रितों के लिए धान्य एवं खाद्यान्न की व्यवस्था की और उनके लिए रोजगार के अवसर जुटाए, जनता को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों के समर्थन में आंदोलन। आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों को रिहा करने के लिए भारतीयों ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया, इसके समर्थन में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन एवं प्रदर्शन किए गए वो अप्रत्याशित था।
इस संबंध में चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया। इससे आंदोलन को काफ़ी लोकप्रियता मिली। आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्रों में संपादकीय लेख लिखे गए, पैम्फलेट्स बांटे गए। इनमें सरकार को धमकी दी जाती थी और जनता से आंदोलन के समर्थन में आगे आने का आह्वान किया जाता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया जाता था। सरकार के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किया जाता था। 1 नवंबर से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का आयोजन किया गया और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। 12 नवंबर 1945 को सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से आंदोलन का दायरा काफ़ी बड़ा था। समाज के सभी वर्गों तथा सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन में समर्थन किया। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत आंदोलन के मुख्य केंद्र थे, किंतु अजमेर, बलूचिस्तान, असम, कुर्ग, ग्वालियर और दूर दराज के गांवों में भी आंदोलन का काफ़ी प्रभाव था। सरकार के विरुद्ध जनता विभिन्न तरीकों से रोष का प्रदर्शन कर रही थी। छात्र सबसे अधिक सक्रिय थे। छात्रों ने न केवल शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया, अपितु सभाओं, प्रदर्शनों, हड़तालों का भी आयोजन किया। कई स्थानों पर पुलिस से उनकी मुठभेड़ भी हुई। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। कोष एकत्रित किया गया। कोष में नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, गुरुद्वारा समितियों, प्रवासी भारतीयों, कैम्ब्रिज मजलिस, इसके अलावा कलकत्ता और मुंबई के फिल्मी सितारे और अमरावती के तांगे वाले इत्यादि ने चंदा दिया। विभिन्न स्थानों पर किसान सभाएं आयोजित की गई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों को रिहा करने की मांग की गई। जिन राजनीतिक दलों ने आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों का समर्थन किया उसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनवादी, अकाली जस्टिस पार्टी, रावलपिंडी के अहरार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके अलावा हिंदू महासभा और सिख लीग ये प्रमुख थे। आज़ाद हिंद फौज आंदोलन की व्यापकता इतनी अधिक थी कि अभी तक ब्रिटिश राज के परंपरागत समर्थक माने जाने वाले सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र सेनाओं के लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गए और उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। सरकारवादियों और उदारवादियों दोनों ने सरकार से आग्रह किया कि भारत में ब्रिटेन के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए युद्धबंदियों को रिहा कर दे। सरकारी कर्मचारियों और सशस्त्र सेनाओं के लोगों ने युद्धबंदियों से पूरी सहानुभूति थी। वे सरकार विरोधी भावनाओं में जाते थे, भाषण सुनते थे, पैसे भी भेजते थे। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज के आंदोलन ने न केवल ये सिद्ध किया कि भारतीयों के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से अधिकार केवल भारतीयों को है, बल्कि उसने यह अधिकार भी दे दिया कि ब्रिटेन आज़ाद हिंद फौज के मुद्दे की महत्ता से भलीभांति परिचित हो चुका था। अब भारत बनाम इंग्लैंड का मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। अब दिन ब दिन भारतीय आंदोलन पूरी आज़ादी के रंग में रंगने लगा। अब हम समझते हैं 1945 से 1946 में विद्रोह की 3 घटनाएं। 1946 से 1956 की सर्दियों में 1946 से 1956 की सर्दियों में भारतीयों की प्रखर राष्ट्रवादी भावना का उभार अंग्रेज अधिकारियों के साथ टकराव के रूप में सामने आया। इस समय 3 विद्रोह घटनाएं हुई 1946 से लेकर 1956 तक की इस अवधि में। पहली, ध्यान दीजिएगा, 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमे को लेकर। दूसरी, 11 फरवरी 1946 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास सुनाए जाने को लेकर। और तीसरा, 18 फरवरी 1946 बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने हड़ताल कर दी। अब त्रिस्तरीय पैटर्न देखते हैं। 3 विद्रोहों का एक समान त्रिस्तरीय पैटर्न था। पहला, चरण 1, छात्रों या नाविकों को किसी समुदाय अधिकारियों की बात मानने से इनकार करना, उनका दमन करना। ठीक है, छात्रों या नाविकों के किसी समूह द्वारा अधिकारियों की बात मानने से इनकार करना और उनका दमन करना। इस दिन 21 नवंबर 1945 को फॉरवर्ड ब्लॉक के छात्रों का जुलूस कलकत्ता में सरकारी सत्ता के केंद्र डलहौजी स्क्वायर की ओर बढ़ा। जुलूस में छात्र फेडरेशन और इस्लामिया कॉलेज के छात्र भी सम्मिलित थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया और वह छात्रों को तितर बितर करने में सफल नहीं हो सकी। उल्टे छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके और इसके जवाब में पुलिस ने छात्रों पर गोलियां चला दी। इस घटना में 2 छात्रों की मृत्यु हो गई और 52 छात्र घायल हो गए। विद्रोह की दूसरी घटना, 11 फरवरी 1946 आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन अब्दुल रशीद को 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के निर्णय से संबंधित थी। इस घटना में एक प्रतिवादी जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग के छात्रों ने किया। कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन भी इस जुलूस में सम्मिलित हुए। पुलिस ने धर्मतल्ला स्ट्रीट पर
कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। धर्मतला स्ट्रीट एक गली थी, उसमें गिरफ्तार कर लिया। इससे छात्र उत्तेजित हो गए और विरोध स्वरूप उन्होंने डलहौजी स्क्वायर क्षेत्र में 144 का उल्लंघन किया। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस पर कई लोगों को बंदी बना लिया गया। इसके अलावा रॉयल इंडियन नेवी यानी भारतीय शाही सेना के इस विद्रोह यानी 18 फरवरी 1946 की शुरुआत में बम्बई में हुई और HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने निम्न कारणों से हड़ताल कर दी। पहले कारण देखिए, पहला कारण इसमें है नस्लवादी भेदभाव। भारतीय नाविक अंग्रेज सैनिकों के बराबर वेतन की मांग करने लगे, पहला नस्लवादी भेदभाव। दूसरा अखाद्य भोजन, न खाने योग्य भोजन देना। इसके अलावा नाविक VC दत्त द्वारा HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रॉयल इंडियन नेवी के नाविक उन्हें रिहा कराने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। इसके अलावा इंडोनेशिया में भारतीय सेना का प्रयोग और उनकी वापसी की मांग। आंदोलनकारियों ने तिरंगे फहराए और जहाजी बेड़ों पर जगह जगह झंडे लगा दिए। शीघ्र ही कैसल और फोर्ट बैरक भी हड़ताल में शामिल हो गए। आंदोलनकारी कांग्रेस के झंडों से सजी गाड़ियों में बैठकर पूरे बम्बई में घूमने लगे। उन्होंने कुछ स्थानों पर यूरोपीय और पुलिस वालों को धमकाया और कुछ स्थानों के कांच तोड़ दिए। भारतीयों ने आंदोलनकारियों को भोजन पहुंचाया, दुकानदारों ने उन्हें आमंत्रित किया और वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं दुकानों से निःशुल्क ले सकते हैं। दूसरा, पूरे शहर के लोगों का आंदोलनकारियों की मांगों में शामिल हो जाना, यानी विद्रोह के दूसरे चरण में शहर के लगभग सभी लोग आंदोलनकारियों के साथ हो गए। इस चरण में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं अत्यंत उग्र हो गई और बम्बई एवं कलकत्ता में सारा कामकाज ठप हो गया। शुरू में शहरवासियों ने आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया और उनके मांगों के समर्थन में सभाओं, जुलूसों, हड़तालों का आयोजन किया। बाद में जगह जगह अवरोध खड़े हो गए और गलियों और मकानों की छतों से लड़ाइयाँ की गई। यूरोपियों पर हमले किए गए और थानों, बैंकों, डाकघरों, अनाज की दुकानों आग लगा दी गई। एक ईसाई संगठन YMCA के केंद्र में भी आगजनी की गई। ट्राम के दफ्तरों एवं रेलवे स्टेशनों पर आक्रमण किए गए। बलपूर्वक रेल एवं सड़क यातायात को अवरुद्ध कर दिया गया। चरण 3, देश के दूसरे हिस्से के लोगों द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता की अभिव्यक्ति। इस चरण में तीसरा चरण पढ़ रहा हूं मैं, देश के दूसरे हिस्से के लोगों द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति और एकजुटता की अभिव्यक्ति। तीसरे चरण में देश के अन्य हिस्से के छात्रों ने आंदोलनकारी छात्रों और नाविकों के समर्थन और सहानुभूति में शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया, हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया। छात्रों ने जुलूस भी निकाले, सरकार की भर्त्सना की। दूसरे जहाज के नाविकों ने भी विद्रोह कर दिया। बम्बई के बाद कराची के नाविकों ने हड़ताल कर दी। इसके अलावा HMIS हिंदुस्तान और अन्य जहाज के नाविकों और 3 तटवर्ती प्रतिष्ठान के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता और दिल्ली, कोचीन और जामनगर अंडमान और इसके अलावा बहरीन, अदन में भी रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल कर दी। बम्बई, पूना, कलकत्ता, जैसोर, अम्बाला में रॉयल इंडियन एयर फोर्स के कर्मचारियों ने सहानुभूति हड़ताल की। जबलपुर और कोलाबा के सैनिकों ने भी असंतोष व्यक्त किया। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के नाविकों से आग्रह किया कि वे आत्मसमर्पण कर ले और उन्हें आश्वासन दिया कि सभी राष्ट्रीय दल आंदोलनकारियों के विरुद्ध चलाए गए मुकदमों में उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। विद्रोह की 3 घटनाएं, लोगों की शक्ति और उनके प्रभाव का मूल्यांकन। विद्रोह की तीनों घटनाएं देखी। विद्रोह की इन तीनों घटनाओं की कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। पहला, इसके द्वारा जनता में बेखौफ लड़ाकूपन की अभिव्यक्ति हुई। दूसरा, सशस्त्र सेनाओं के विद्रोह का जनता ने मनोमस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह बिल्कुल निर्भीक हो गई। इसके अलावा रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को भारतीयों ने ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति के रूप में देखा और स्थिति को वे स्वतंत्रता दिवस की तरह मानने लगे। इसके अलावा इन विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को कुछ रियायतें देने हेतु विवश किया तथा जैसे कौन कौन सी रियायतें दी। 1 दिसंबर 1946 को सरकार ने घोषणा की कि आज़ाद हिंद फौज के केवल 19 सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिन पर हत्या या क्रूर अपराधों में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा जनवरी 1947 में पहले बैच को दी गई सजा समाप्त कर दी गई, कैद की सजा समाप्त कर दी गई। फरवरी 1947 तक हिंद, चीन और इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया गया। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल भारत भेजने का निर्णय किया गया। इसके अलावा जनवरी 1946 में भारतीयों में कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय भी लिया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार से इस प्रत्यक्ष उग्रवादी और हिंसक मुठभेड़ की कुछ सीमाएं भी थी।
इसमें समाज के सापेक्षिक रूप से लड़ाकू हिस्से भी शामिल हो सकते हैं। इन विद्रोह में उदारवादियों एवं परंपरा प्रिय समूहों के लिए कोई स्थान न था, जिन्होंने आईएनए के युद्धबंदियों का समर्थन किया या जो इससे पूर्ववर्ती विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के आधार स्तंभ थे। ये विद्रोह उनमें जनता की सहभागिता अल्पकालिक थी। हड़तालों में भी मजदूरी सबसे ज़्यादा सक्रिय थे, बाकी अन्य वर्ग ज़्यादा पर दिखाई नहीं दिए। विद्रोह का प्रसार भी सीमित था, ये कुछ शहरों तक ही सीमित रहा, जबकि आजाद हिंद फौज की युद्धबंदियों का समर्थन से चलाया गया आंदोलन दूर दराज के गांवों में भी पहुंचा था। विद्रोह के सीमित प्रसार के कारण सरकार को दमन करने और नियंत्रण स्थापित करने में आसानी हुई। थल सेना ने भी रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों का साथ नहीं दिया। इससे ब्रिटिश सरकार को नाविकों के विद्रोह को दबाने में उसकी सहायता मिल गई। बम्बई में तो मराठा बटालियन ने नाविकों को और घेर लिया और खदेड़कर उनकी बैरकों में पहुंचा दिया। इस विद्रोह के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभर कर सामने आया कि अभी भी ब्रिटिश सरकार की दमन की नीति अक्षुण्ण थी और उसके कठोर इस्तेमाल का इरादा बना हुआ था। नौकरशाही के मनोबल में उल्लेखनीय गिरावट आने के बावजूद सरकार की दमन का सहारा लेना किसी भी प्रकार के आंदोलन को कुचलने की रणनीति अपनाने लग गई थी। इसके अलावा इस विद्रोह के दौरान जो सांप्रदायिक एकता परिलक्षित हुई उसकी भी सीमाएं थी। यह जन एकता कम, संगठनात्मक एकता ज़्यादा थी। केवल रशीद अली के मुकदमा का प्रतिवाद करने के मुद्दे पर ही कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठनों एकता स्थापित हो चुकी थी और एकता भी कुछ समय के लिए ही थी। कलकत्ता, जहां फरवरी 1946 में लोगों ने नाविकों के समर्थन में सराहनीय एकता प्रदर्शित की थी, अगस्त 1946 में सांप्रदायिक दंगों की आग में जल उठा। यद्यपि नाविकों ने मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट तीनों ही पार्टी के झंडे साथ साथ जहाजों पर लगाए, किंतु वैचारिक स्तर पर उनमें तीव्र मतभेद था और संप्रदायवाद से वे गहरे प्रभावित थे। नीतिगत मसलों पर विचार विमर्श के लिए अधिकांश नाविक जहां कांग्रेस के पास जाते थे, वहीं मुसलमान नाविकों का ज़्यादा झुकाव मुस्लिम लीग की ओर था। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अपने संप्रदाय विशेष के नाविकों को अपने प्रयासों से प्रभावित करने की चेष्टा की। यह अवधारणा इन विद्रोह में प्रदर्शित सांप्रदायिक एकता को यदि राष्ट्रवादी नेता सुदृढ़ और स्थायी बना देते तो देश विभाजन की आग से बचाया जा सकता था। एक विचारात्मक प्रतिक्रिया है। यद्यपि इस तथ्य में कोई यथार्थ नहीं है, अधिकांश इतिहासकारों का यही मत है। कांग्रेस की रणनीति वर्ष 1945 के समय निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका था कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में कांग्रेस की सबसे प्रमुख संस्था है। जहां भी साम्राज्यवादी सत्ता में चुनौती दी गई या सरकार विरोधी झंझावात आया, वहां कांग्रेस ही सर्वाधिक सक्रिय थी तथा उसने जनता की आवाज़ को सबसे ज़्यादा मुखरित किया। चाहे आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों का मामला हो, भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध सरकारी दमन की बात हो, कांग्रेस इन मुद्दों को समर्थन या आलोचना में सबसे ज़्यादा प्रखर संस्था थी। जन सामान्य में कांग्रेस की गहरी पैठ और उसके नेताओं को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अपनी निरंतर मुखरता और जनप्रिय नीतियों के कारण कांग्रेस ने पूरे राष्ट्र में साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का प्रसार किया और अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। 1945 से 1946 की सर्दियों में 3 बड़े विप्लव हुए। इनमें मुख्य तौर पर कांग्रेस द्वारा उत्पन्न की गई राष्ट्र प्रेम की भावना ने मुख्य भूमिका निभाई और कांग्रेस के प्रयासों से ही तत्कालीन जनता ऊर्जावान बन सकी और इन 3 विद्रोहों में उसने अपनी उपनिवेशवादी घृणा को खुलकर अभिव्यक्त किया। चाहे आईएनए के युद्धबंदियों की बात हो, चाहे रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों का मसला हो, कहीं भी कांग्रेस पीछे नहीं रही और हर जगह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। विद्रोहों के उपरांत किए गए सरकारी सर्वेक्षणों और जांचों से भी स्पष्ट हो गई थी कि बात कि इन विद्रोहों की प्रेरणादायक संस्था कांग्रेस ही थी, न कि मुस्लिम लीग या कम्युनिस्ट पार्टी। ये तीनों विद्रोह उसकी पूर्ववर्ती राष्ट्रवादी गतिविधियों का ही विस्तार ही थे, जिनसे कांग्रेस अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। इन विद्रोह में उसकी भूमिका सिर्फ समर्थक दल की ही नहीं थी, बल्कि उसकी रणनीति तय करने, कार्रवाइयों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विद्रोहों को पूर्ववर्ती घटनाओं से इस आधार पर पृथक किया जा सकता है कि इन विद्रोहों का प्रदर्शन का जो तरीका अपनाया गया वो पहले से भिन्न था। पूर्ववर्ती घटनाओं में राष्ट्रीय अखंडता की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति होती थी, जबकि इन विद्रोहों में सत्ता को स्पष्ट रूप से हिंसक और चुनौती दी गई। इसके अलावा यद्यपि अपनी रणनीति एवं समय के मद्देनजर कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इन विद्रोहों का समर्थन नहीं किया, समझौतावादी रुख कांग्रेस की रणनीति का अभिन्न हिस्सा था। उसके विचार में प्रतिवाद का ये रूप और उसका समय दोनों ही उपयुक्त नहीं है, अतः समझौते की रणनीति सबसे उचित है। उसका मानना था कि भारतीय अभी तैयार नहीं है
कि उपनिवेशवादी शासन को समूल उखाड़ फेंके। इसलिए उसने आंदोलनकारी जनता और नाविकों को सलाह दी कि वे हिंसक प्रतिवाद का रास्ता छोड़ दें और कांग्रेस के झंडे तले आकर उपयुक्त ढंग से संघर्ष करने में सहयोग प्रदान करें। उसने कहा कांग्रेस उचित समय की प्रतीक्षा में है और समय आने पर ही वह संघर्ष का बिगुल बजाएगी। गांधी जी ने संघर्ष के लिए विद्रोह का तरीका अख्तियार करने की प्रक्रिया को निंदनीय कहा। उन्होंने कहा कि एक तो विद्रोह करना गलत है, यदि विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया तो दोहरी गलती है। उसका मानना था कि यदि लोगों को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत है तो उसके लिए राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को सलाह करनी चाहिए, उनके उद्गारों की अभिव्यक्ति उचित ढंग से करनी चाहिए। अब हम समझते हैं चुनाव के नतीजे। कांग्रेस का प्रदर्शन, उसने 91% गैर मुस्लिम मत प्राप्त किए। केंद्रीय व्यवस्थापिका सेंट्रल असेंबली की 102 में से 57 सीटों पर कब्जा किया। इसके अलावा प्रांतीय चुनाव में बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़कर लगभग अन्य सभी प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम में भी कांग्रेस को बहुमत मिला, जहां मुस्लिम लीग ये दावा कर रही थी कि ये पाकिस्तान के हिस्से है। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन, इसने 86.6% मुस्लिम वोट मिले। केंद्रीय व्यवस्थापिका में इसने 30% आरक्षित स्थानों पर कब्जा कर लिया। प्रांतीय चुनाव में इसने बंगाल व सिंध में बहुमत प्राप्त किया। 1937 के चुनावों के विरुद्ध इस बार मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुख्य पार्टी बन गई। ठीक। इसके अलावा पंजाब की बात देखें तो जहां यूनियनवादी कांग्रेस और अकाली गठबंधन ने खिजर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसके अलावा चुनाव के महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो इन चुनावों में महत्वपूर्ण विद्रोहियों में परिलक्षित होने वाली सशक्त ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के स्थान पर सांप्रदायिक मत विभाजन का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रहा। इसके निम्नलिखित कारण थे: पृथक निर्वाचन पद्धति, दूसरा सीमित मताधिकार। प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या के केवल 10% हिस्से ने ही मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए चुनावों में कुल जनसंख्या का केवल 1% ही भाग मताधिकार का योग्य बनाया गया, ठीक है, माना गया। कैबिनेट मिशन देखें तो फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था जो, इसके अलावा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था, और एवी अलेक्जेंडर जो एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री था वो, ठीक है। इस मिशन के विशिष्ट अधिकार दिए गए और इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था। अंग्रेजों की भारत से वापसी क्यों अपरिहार्य प्रतीत होने लगी? सरकार विरोधी संघर्ष में राष्ट्रवादियों की सफलता से उसकी विजय निर्णायक स्थिति पर पहुंच चुकी थी। राष्ट्रवाद अब समाज के उन वर्गों और क्षेत्रों तक पहुंच चुका था जो अब तक इस प्रक्रिया से अछूते थे। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 1939 तक भारतीय सिविल सेवा में यूरोपियों की जो सर्वोच्चता थी स्थापित हुई, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इसका प्रमुख कारण भारतीयों का बढ़ता प्रतिनिधित्व और सेवाओं का भारतीयकरण था। इन सेवाओं के भारतीयकरण से यूरोपियों में असंतोष बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनकी रुचि और सेवाओं के प्रति कम होने लगी। इसके साथ नौकरशाही और सरकार भक्त तबके भी असंतोष बढ़ने लगा। लंबे विश्व युद्ध के कारण भारत में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही थी और धीरे धीरे दिवालीपन की ओर अग्रसर हो रहा था। इसके अलावा अंग्रेज सरकार की समझौतावादी और दमनकारी नीति की कुछ अपनी सीमाएं थी, साथ ही इसमें विरोधाभास प्रकट होने लगा था। जैसे क्रिप्स मिशन के उपरांत सरकार पूर्ण स्वतंत्रता को लेकर सीमित समझौते की नीति पर चल रही थी। इसके अलावा जब अहिंसक असहयोग आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमन का सहारा लिया, तब फांसीवादी चेहरा अनावृत हो गया, और जब सरकार ने आंदोलनों के विरुद्ध दमन का सहारा लेने से बचने की कोशिश की तो नौकरशाही हताश हुई और सरकार की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई। सरकार द्वारा कांग्रेस के प्रति प्रेम दिखाने जाने से उसके भक्त असंतुष्ट हो गए और सरकार के इन विरोधाभासी नीतियों के कारण नौकरशाही असमंजस की स्थिति में फंस गई, जो कि अब तक सर्वश्रेष्ठता की भावना को पाले हुए थी। किसी भी स्थिति में भारतीयों के समक्ष झुकने को तैयार नहीं थी। चुनाव के उपरांत विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस सरकारों के गठन से यह स्थिति और जटिल हो गई और नौकरशाही राजभक्त असमंजस के दलबल में आकंठ डूब गए। इसके अलावा संविधानवाद या कांग्रेस राज ने भारतीयों में जुझारूपन की प्रवृत्ति को और सशक्त बना दिया, राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार को और तेज कर दिया। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज की युद्धबंदियों के समर्थन में पूरे राष्ट्र ने जिस अभूतपूर्व एकता का परिचय दिया, उससे सरकार सख्ते में आ गई। इसके अलावा
तदुपरांत रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह से सरकार के सम्मुख ये बात स्पष्ट हो गई कि अब ये सेना पर भी पूर्ण विश्वास नहीं कर सकती। उसने महसूस किया कि यदि कांग्रेस ने अब कोई आंदोलन प्रारंभ कर दिया तो प्रांतीय सरकारें भी खुलकर सहयोग प्रदान करेंगी। इसके अलावा तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीयों के पूर्ण दमन का एक ही उपाय था अंतरिम शासन व्यवस्था, किंतु अब ये व्यवस्था असंभव प्रतीत होने लगी थी क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त संख्या में दक्ष अधिकारी नहीं थे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार अब ये सोचने में विवश हो गई कि जन आंदोलन के दैत्य को दफन करने के लिए भारतीयों से समझौता अपरिहार्य हो चुका था। भविष्य में भारत ब्रिटिश संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए एकमात्र यही उपाय है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी सरकार एवं उच्च नीति नियामक ये महसूस करने लगे कि अंग्रेजों की सम्मानपूर्वक वापसी का यही उपाय है कि भारतीयों से समझौता कर लिया जाए और शांतिपूर्वक ढंग से उन्हें सत्ता सौंप दी जाए। इसके अलावा कैबिनेट मिशन योजना की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने मांग की कि एकीकृत केंद्र में ही सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को स्वीकार करेगी। अल्पसंख्यकों की मांग के संबंध में उनकी नीति थी कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में आत्मनिर्णय द्वारा केंद्र में विलय होने का अधिकार है, किंतु ये बात स्पष्ट होगी प्रक्रिया में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के उपरांत ही पूर्ण होगी। ब्रिटेन की मंशा भी यही थी कि संयुक्त एवं मैत्री भाव वाला भारत को सत्ता हस्तांतरित करें और राष्ट्रमंडल की सुरक्षा हेतु भारत को सक्रिय साझेदार बनाए, क्योंकि ब्रिटेन का मानना था विभाजित भारत ने राष्ट्रमंडल की शक्ति क्षीण होगी और ब्रिटिश सर्वोच्चता की उसकी नीति प्रभावित होगी। 1946 में ब्रिटेन की संयुक्त भारत के संबंध में स्पष्ट नीति थी जो कि उसकी पूर्ववर्ती नीतियों से सर्वथा भिन्न थी। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय हैं, परंतु उनमें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। ये घोषणा शिमला सम्मेलन में सरकार द्वारा अपनाई गई और उस घोषणा से बिल्कुल भिन्न थी जिसमें वायसराय वेवेल ने जिन्ना को स्पष्ट संतुष्ट करने का प्रयास किया था। अब हम समझते हैं भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। मिशन ने विभिन्न दलों एवं समूहों के नेताओं से निम्न मुद्दों पर कई दौर की बातचीत की, जैसे अंतरिम सरकार, इसके अलावा भारत को स्वतंत्रता देने और नए संविधान के निर्माण हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं उपाय। जब एकता एवं विभाजन के आधारभूत मुद्दे पर कांग्रेस और लीग दोनों सहमत नहीं हो सकी तो मिशन ने अपनी ओर से संवैधानिक समस्या के समाधान हेतु 1946 में योजना प्रस्तुत की। मई 1946 में योजना प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन योजना मुख्य बिंदु थे। देखिए, पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग अस्वीकार कर दी। पाकिस्तान के गठन से बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या उसमें सम्मिलित हो जाएगी, जैसे उत्तर पश्चिम में 38% जनसंख्या और उत्तर पूर्व में 48% जनसंख्या। सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के सिद्धांत से नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्या में थे, पंजाब की जालंधर और अंबाला में डिवीजन में हिंदू सिख बहुसंख्यक थे, अतः वे भी विभाजन की मांग कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ सिख नेता पहले से ही राग अलाप रहे थे कि यदि देश का विभाजन किया गया तो वे पृथक राज्य की मांग उठाएंगे। इसके अलावा पंजाब एवं बंगाल के विभाजन से क्षेत्रीय संधियां खतरे में पड़ सकती हैं। इसके अलावा विभाजन से प्रशासनिक आर्थिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि पाकिस्तान के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों के मध्य संचार की समस्या। इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं का विभाजन अत्यंत खतरनाक हो सकता था। प्रांतीय विधान मंडलों का 3 समूहों में विभाजन, समूह क, समूह ख और समूह ग। समूह क जो है उसमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, इसमें हिंदू बहुसंख्यक प्रांत था ये, ठीक है, बहुसंख्यक हिंदू थे। यहाँ पर समूह ख की बात करें तो इस पर मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था, जैसे पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध। इसके अलावा मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत जो हैं उसमें समूह ग में बंगाल और असम थे। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय, केंद्रीय, प्रांतीय और समूह स्तरों का में विभाजन करना। इसके अलावा संविधान सभा का निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन मंडल में केवल 3 वर्ग माने गए, मुस्लिम, सिख और अन्य, हिंदू सहित, ठीक। प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से और 93 यानी देशी रियासतों से चुने गए थे। यह एक उपयुक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जो कि परिमाण पर आधारित थी। इस संविधान सभा में समूह क, समूह ख और समूह ग तीनों
सदस्यों का प्रांतों बनाने की पृथक पृथक बैठकर विचार विमर्श करने लगे। यदि संभव हुआ तो समूहों के लिए संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे। तत्पश्चात तीनों समूह के सदस्य अर्थात संपूर्ण संविधान सभा एक साथ बैठकर संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। ब्रिटिश भारत एवं विदेशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय परिसंघ बनाया जाएगा। एकीकृत संघ रक्षा, संचार एवं विदेशी मामलों पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका में सांप्रदायिक प्रश्नों का हल दोनों समुदायों के उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर किया जाएगा। हर प्रांत को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा और प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों के संबंध में निर्णय का अधिकार होगा। सत्ता के हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्यों के संबंध सर्वोच्च शक्ति न इंग्लैंड के पास रहेगी और न ही भारत के पास। भविष्य में 552 देशी रियासतों का भारत में क्या स्थान होगा, इस विषय में ये रियासतें संविधान सभा में बातचीत करेंगी और इस बीच इन रियासतों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा केंद्रीय संविधान सभा और इंग्लैंड में सत्ता हस्तांतरण से उनके विवादों के निराकरण के लिए एक संधि के संदर्भ में बातचीत की आवश्यकता दर्शाई गई थी। इसके अलावा सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास रहेंगे। अब हम समझेंगे समूह व्यवस्था के संबंध में भिन्न भिन्न व्याख्याएं। प्रत्येक पार्टी या समूह ने समूह व्यवस्था की अवधारणा अपनी अपनी दृष्टि से देखा और उसकी अलग अलग व्याख्या उन्होंने व्यवस्था की। कांग्रेस ने क्या कहा समूह व्यवस्था के बारे में, जब 3 समूह बनाए थे, उन्होंने कहा कि जब तक समूह व्यवस्था की अवधारणा वैकल्पिक है तब तक कैबिनेट मिशन योजना पाकिस्तान के निर्णय के विरुद्ध है। एकल संविधान सभा का गठन विचारणीय है। मुस्लिम लीग का वीटो पावर समाप्त हो गया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने कहा अनिवार्य समूहीकरण की व्यवस्था में पाकिस्तान का निर्माण अंतर्भूत है। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में मुख्य आरोप आपत्तियां हैं वो समझ लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में मुख्य आपत्तियां कांग्रेस की क्या थी? देखिए, विभिन्न दलों की अलग अलग आधारों पर कैबिनेट मिशन का विरोध किया। कांग्रेस क्या कहती है? प्रथम आम चुनावों के होने तक समूह के रूप में प्रांतों का इंतजार उचित व्यवस्था नहीं है। प्रांतों की ये छूट होनी चाहिए कि वे समूह में सम्मिलित हो या नहीं हो, उनकी इच्छा। इसके अलावा समूह में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत के विपरीत है। इसके अलावा संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचन की व्यवस्था न होने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। विदित है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे। मुस्लिम लीग ने कहा कि समूहीकरण की शर्त ख और ग के अनिवार्य होनी चाहिए। भविष्य में पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। और लीग का सोचना था कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार कर देगी और तब अंतरिम सरकार के गठन के लिए लीग को आमंत्रित करेगी। स्वीकार्यता 6 जून को मुस्लिम लीग ने और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना की दीर्घ अवधि के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। जुलाई 1946 संविधान सभा में गठन हेतु प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न हुए। 10 जुलाई 1946 नेहरू ने कहा कि हम संविधान सभा मतलब जिसमें नहीं था कि संविधान सभा संप्रभु थी और प्रक्रिया नियमों का निर्णय करेगी। हम संविधान सभा में जाने के निर्णय के अतिरिक्त किसी और बात से बंधे नहीं हैं। इस बात से अधिक संभावना है कि किसी प्रकार का समूहीकरण नहीं होगा, जैसा कि NWFC और असम खंड ख और ग में शामिल होने से आपत्ति जताएंगे। 19 जुलाई 1946 नेहरू जी के कथन के प्रत्युत्तर में लीग ने दीर्घावधिक योजना के मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। अब हम समझेंगे सांप्रदायिक विध्वंस और अंतरिम सरकार। 16 अगस्त 1946 से भारतीय परिदृश्य में तेजी से बदलाव आए। अनेक स्थानों पर भीषण दंगे हुए, 5000 लोग मारे गए। सांप्रदायिक दंगों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में कलकत्ता, सिलहट, इसके अलावा नोआखली बिहार, त्रिपुरा एवं गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश आदि शामिल थे। सरकार की प्राथमिकताओं में परिवर्तन। वेवेल अब किसी भी प्रकार से कांग्रेस को अंतिम सरकार में शामिल करने के लिए उत्सुक था। यहाँ तक कि लीग को इससे बाहर रखा गया था। सरकार का ये रवैया लीग के इस आग्रह के विरुद्ध था। उससे सभी प्रावधान स्वीकार हैं और पहले की सरकार की सांप्रदायिक ताकतों को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रवाद की वैधता से इनकार करने और कांग्रेस के प्रतिनिधि प्रकृति से मना करने की प्रकृति के विरुद्ध था। इस प्रकार ब्रिटिश शासन की निरंतरता ने ब्रिटेन से जागरूक और बुद्धिमत्तापूर्वक तरीके की मांग
की। अब अंतरिम सरकार 2 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मियों ने वायसराय की काउंसिलों के सदस्य के रूप में शपथ ली। ये काउंसिल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रकार के मंत्रिमंडल के रूप में काम करेगी और नेहरू के नेतृत्व में काउंसिल के राष्ट्र समर्थक कार्यों और कांग्रेस की शक्ति में वृद्धि देखते हुए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने घबराकर मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। मुस्लिम लीग काउंसिल में शामिल करना इसलिए अपेक्षित था क्योंकि इसके बिना काउंसिल असंतुलित थी। मुस्लिम लीग ने अब भी संविधान सभा में शामिल होने से अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड वेवेल ने सूचना दी कि मुस्लिम लीग ने काउंसिल में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। ठीक है, वेवेल के इस कार्य से मंत्रिमंडल यानी काउंसिल में असहयोग और वातावरण उत्पन्न हो गया। लीग द्वारा घोषणा कर दिए जाने पर संविधान सभा में शामिल होने का वायदा नहीं किया गया था। वेवेल के उपरांत वेवेल के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में आचार्य जेबी कृपलानी पर आह्वान पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभी के वयोवृद्ध को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जेबी कृपलानी के आह्वान पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया सभा का। बाद में इस प्रथम सत्र में ही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। दरअसल संविधान सभा के 12 सत्र या बैठकों के दौर चले। ठीक, पहला 9 से 23 दिसंबर, ठीक, दूसरा 1946 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 9 से 23 दिसंबर 1946, दूसरा 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा भी 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947, पाँचवा 14 से 30 अगस्त 1947, छठा 27 जनवरी 1948 को, सातवां 4 नवंबर 1948, इसके अलावा 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक सातवां चला। आठवां चला 16 मई से 16 जून 1949 तक। नौवां चला 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक। 10वां चला 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। और 11वां चला 4 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। और 12वां 24 जनवरी 1950। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया और पृथक पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रखर रूप में सामने रखा। अंतरिम सरकार के मंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्य परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले और कॉमनवेल्थ संबंध में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण सौंपा गया। इसके अलावा बलदेव सिंह को रक्षा, जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा, CH भाभा को निर्माण एवं खनन ऊर्जा, राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य, इसके अलावा जगजीवन राम को श्रम, आसफ अली को रेलवे, लियाकत अली खां जो थे मुस्लिम लीग के उनको वित्त, इसके अलावा वाणिज्य जो हैं इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर को, इसके अलावा अब्दुल रब निश्तर को मुस्लिम लीग जो संचार सौंपा गया। इसके अलावा गजनफर अली खान को स्वास्थ्य सौंपा गया। इसके अलावा जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून सौंपा गया। मुस्लिम लीग की गतिरोध उत्पन्न करने की मानसिकता तथा भविष्य की रणनीति। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई। तत्पश्चात मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए एक मसौदे को पारित किया गया, जिसमें एक स्वतंत्र पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य की स्थापना का आदर्श लक्ष्य था, जिससे स्वायत्तता, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण देने का अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए आहूत की गई अनौपचारिक बैठक में भी भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सदस्यों द्वारा किए गए निर्णय और नियुक्तियों पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री के रूप में लियाकत अली खां मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के रूप में कार्य में बाधक बन रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग का उद्देश्य किसी भी तरह का पृथक पाकिस्तान का निर्माण करना था। उसकी समस्त गतिविधियां और निर्णय इसी भावना के ओतप्रोत थी। उसके लिए यह गृह युद्ध जैसी प्रक्रिया थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि वह या तो मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार का सहयोग देने के लिए कहे या सरकार से अलग होने को कहे। फरवरी 1947 में मंत्रिमंडल के 9 कांग्रेस सदस्यों ने वायसराय को पत्र लिखकर मांग की वे मुस्लिम लीग के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए कहे, अन्यथा वे मंत्रिमंडल से अपना नामांकन वापस ले लेंगे। तत्पश्चात लीग द्वारा संविधान सभा को भंग करने की मांग से स्थिति और बिगड़ गई और इस प्रकार गतिरोध सुलझने के स्थान पर और बढ़ता हुआ प्रतीत होने लगा।
अब हम समझेंगे भारत में सांप्रदायिकता का जन्म एवं विकास। भारतीय सांप्रदायिक की विशिष्टताएं। मौलिक रूप से सांप्रदायिकता एक विचार है। भारत में सांप्रदायिक विचार के 3 कारण थे। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद पहला, दूसरा उदारवादी सांप्रदायिकता, तीसरी चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता। तो सबसे पहले समझेंगे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद। इस विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हितों का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, तब भी वे सभी को समान रूप से प्रभावित करते हैं। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का मतलब कि इस विचारधारा में एक ही समूह या किसी विशेष धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के हित समान होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उनके हितों का धर्म से कोई लेना देना ना हो, तब भी वे सभी के समान रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरा है उदारवादी सांप्रदायिक। उदारवादी सांप्रदायिकता का मतलब है इस विचारधारा के अनुसार बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न हो, उसको उदारवादी सांप्रदायिकता कहते हैं। तीसरा है चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता। इस विचारधारा के अनुसार विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इस तरह की व्यवस्था में दो विभिन्न धर्म समुदाय एक अस्तित्व में नहीं रह सकते, क्योंकि समुदाय के हित एक दूसरे के समुदाय से टकराते हैं। भारत में सांप्रदायिक का विकास भी इसी प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक का विकास सिर्फ भारत में ही हुआ, ये भी उन्हीं परिस्थितियों का प्रतिफल था जिन्होंने दूसरे समाजों में सांप्रदायिकता जैसी घटनाओं को और विचारधाराओं को जन्म दिया था, जैसे नस्लवाद, साम्यवाद विरोध फासीवाद। इसके अलावा उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष, इसके अलावा लेबनान में ईसाई मुस्लिम संघर्ष। सांप्रदायिकता को उभारने वाले तत्वों ने आर्थिक हितों को दरकिनार कर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया और जनमानस में इसके लिए व्यापक आधार तैयार किया। सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचारधारा है और राजनीतिक प्रवृत्ति है जिसकी सामाजिक जड़ों और इसके आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक लक्ष्यों में भारतीय इतिहास में आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। सांप्रदायिकता एक आधुनिक विचारधारा है जिसकी और राजनीतिक प्रवृत्ति है। आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक प्रवृत्ति है जिसकी सामाजिक जड़ों तथा इसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लक्ष्यों को भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। यह आधुनिक सामाजिक समूहों, वर्गों, ताकतों की सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती है और उनकी राजनीतिक ज़रूरतों की पूर्ति करती हैं। समकालीन आर्थिक ढांचे ने न केवल इसे उत्पन्न किया अपितु इसके कारण ये फली फूली थी। तो आर्थिक ढांचे के कारण ये फली फूली। सांप्रदायिकता का सामाजिक आधार उस उभरते हुए मध्य वर्ग पर अवलंबित था जो तत्कालीन परिस्थितियों के वातावरण में अपने धार्मिक हितों के साथ साथ आर्थिक हितों को भी ढूंढ रहा है। यह उस काल में बुजुर्गा वर्ग का प्रश्न था। भारत में सांप्रदायिक चेतना का जन्म उपनिवेशवादी नीतियों और उनके विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। विभिन्न क्षेत्रों तथा देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण, भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, आधुनिक सामाजिक वर्गों और उपवर्गों का निर्माण, भारतीयों के बढ़ते हुए अंतर्विरोध जैसे कारणों से लोगों में अपने साझा हितों को देखने के लिए नए तरीकों की जरूरत हुई। संपर्कों और वफादारियों के विस्तृत आयामों का विकास तथा नई पहचानों का निर्माण आवश्यक हो गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीति की जिस नई अवधारणा का जन्म हुआ उससे भी सांप्रदायिक की विचारधारा को बल मिला। नए विचारों को ग्रहण करने और नई पहचानों और विचारधाराओं का विकास करने तथा संघर्ष दायरों को व्यापक बनाने के लिए लोगों ने पुरातन और पूर्व आधुनिक तरीकों के प्रति आसक्ति प्रकट की। उसने भी सांप्रदायिकता की विचारधारा को सशक्त बनाने में मदद की। संकीर्ण सामाजिक प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकताओं का पूर्ण समर्थन किया। यद्यपि धार्मिकता सांप्रदायिकता को बहुत अधिक प्रोत्साहित करने का मूल नहीं था, किंतु भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा का अभाव था, लोगों में बाह्य जगत संबंधी चेतना ना के बराबर थी, धार्मिकता ने सांप्रदायिकता के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई और तथाकथित तत्वों ने इसे सांप्रदायिकता के वाहन के रूप में प्रयुक्त किया। अब हम समझते हैं सांप्रदायिकता के विकास के कारण। सांप्रदायिकता का विकास क्यों हुआ, इसका क्या कारण है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से जो धर्म या संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज या राष्ट्र के व्यापक हितों को विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने और संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यह व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय और सर्वमान्य सत्य की भावना के विरुद्ध व्यक्तिगत धर्म और संप्रदाय के आधार पर परस्पर घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देती हैं। यह भावना अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति
तथा पर धर्म और अनुयायियों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न करती हैं। भारत में सांप्रदायिकता के विकास में विभिन्न कारणों, परिस्थितियों और तत्वों में सम्मिलित भूमिका निभाई, जो इस प्रकार हैं। सामाजिक आर्थिक कारण। कालांतर में भारत में बुजुर्ग वर्ग और व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। उदय की ये प्रक्रिया हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों में समान थी। सरकारी सेवाओं, व्यवसाय और उद्योग में दोनों वर्गों के मध्य प्रतिद्वंद्विता अवश्यंभावी थी और धीरे धीरे बढ़ती गई। मुस्लिम बुजुर्ग वर्ग ने अपने पक्ष पोषण हेतु हिंदू बुजुर्ग वर्ग के विरुद्ध निम्न मध्यवर्गीय मुसलमानों को प्रेरित किया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और भयावह बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने अंग्रेजों को सांप्रदायिकताओं को उबारने और अलगाववादी प्रवृत्तियों को उत्साहित करने का भरपूर अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने इस हेतु व्यक्तिगत गुणों, पक्षपात, आरक्षण को विस्तृत आधार बनाकर प्रदान कर प्रतिद्वंद्वियों को बढ़ाया और इनका उपयोग सांप्रदायिकता के उत्थान में किया। इसके साथ ही मुसलमानों में आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी थी और उन पर परंपरागत प्रतिक्रियावादी कारक ज़्यादा हावी थे। फलतः इस समुदाय में सांप्रदायिक विचारधारा को अपनी जड़ें जमाने के लिए उचित अवसर मिला। अब हम समझते हैं अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की रणनीति। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को शंकालु दृष्टि से देखा। 1857 के विद्रोह और वहाबी आंदोलन के पश्चात तो सरकार की शंका उनके प्रति और बढ़ गई। फलतः अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति दमन और भेदभाव की नीति अपनाई। शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रसार से अरबी और फारसी भाषाएं पिछड़ गई। मुस्लिम समाज में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ और आर्थिक पिछड़ापन हुआ और वे धीरे धीरे सरकारी सेवाओं से वंचित होने लगे। इसके अलावा 1870 के पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद के उभरने और नवशिक्षित मध्य वर्ग के राजनीतिक प्रक्रियाओं में सिद्धांतों से परिचित होने के कारण अंग्रेजों ने मुसलमानों के दमन की नीति त्याग दी और उसमें चेतना का प्रसार कर उन्हें आरक्षण एवं समर्थन देकर उन्हें उबारने का प्रयास किया, जिससे मुसलमानों को राष्ट्रव्यापी ताकतों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाया। यद्यपि प्रारंभ में सैयद अहमद खान का दृष्टिकोण बुद्धिमत्तापूर्ण, दूरदर्शी एवं सुधारवादी था, किंतु बाद में उन्होंने उपनिवेशी शासन का समर्थन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस का विरोधी करने और राजनीतिक गतिविधियों से तटस्थ रहने की सलाह दी। उन्होंने हिंदू एवं मुसलमानों के पृथक अस्तित्व एवं पृथक हितों की भी बात कही। कालांतर में उन्होंने ये भी प्रचार करना शुरू कर दिया क्योंकि हिंदू भारतीय जनसंख्या बहुमत में है, इसलिए ब्रिटिश शासन के निर्बल होने या समाप्त होने की स्थिति में हिंदुओं का मुसलमानों पर दबदबा कायम हो जाएगा। अब हम समझते हैं भारतीय इतिहास लेखन द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। अनेक अंग्रेजी इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम फूट को बढ़ावा देने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास की व्याख्या इस तरह से की कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल सके। बाद में विभिन्न भारतीय इतिहासकारों ने उनका अनुसरण करते हुए प्राचीन भारत को हिंदू काल और मध्यकालीन और मुस्लिम काल की संज्ञा दी। मध्यकालीन भारत में शासकों के आपसी संघर्ष को इन इतिहासकारों ने हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में उद्धृत किया। अब हम समझते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्श्व प्रभाव। 19वीं शताब्दी में हिंदू तथा मुसलमान दोनों समुदायों ने अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए और इन सभी सुधार आंदोलनों ने स्वयं को अपने अपने समुदाय के लोगों तक ही सीमित रखा। सुधार आंदोलनों की इस प्रवृत्ति से देश विभिन्न समुदायों में विभक्त हो गया। मुस्लिम सुधार आंदोलन जैसे वहाबी आंदोलन और हिंदू सुधार आंदोलन जैसे शुद्धि आंदोलन के व्यक्तिगत धार्मिक स्वरूप के कारण धर्म का उग्रवादी चरित्र रेखांकित हुआ और इससे सांप्रदायिकता को बल मिला। इन सुधार आंदोलनों में सांस्कृतिक विरासत के धार्मिक तथा दार्शनिक पहलुओं पर एकांकित बल दिया गया। इन विभिन्न सुधार आंदोलनों के समांतर प्रवाह को एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म का अपमान करना समझा गया। अब हम समझते हैं उग्र राष्ट्रवाद का पार्श्व प्रभाव। राष्ट्रवाद के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवादियों ने अल्पसंख्यकों के भय को दूर करने पर विशेष बल दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 में आयोजित दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में घोषित किया कि कांग्रेस के अधिवेशनों या सम्मेलनों में सामाजिक धार्मिक प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। 1889 में कांग्रेस ने निश्चय किया कि वह ऐसे किसी भी मुद्दे को अपने कार्यक्रमों या उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं करेगी जिसका मुसलमान विरोध करेंगे, किंतु कालांतर में उग्रवादी राष्ट्रवाद के उभरने से इनमें हिंदू राष्ट्रवादी हावी हो गए। तिलक के गणपति और शिवाजी उत्सव और गौ हत्या के विरुद्ध अभियानों ने विभिन्न प्रकार की शंकाओं को जन्म दिया। भारत माता और राष्ट्रवाद की धर्म के रूप में अरविंद घोषणा की धारणाएं, गंगा स्नान के पश्चात भंग विरोध करने का प्रारंभ करना तथा क्रांतिकारियों द्वारा देवी काली और भवानी के सम्मुख शपथ ग्रहण करने जैसी रस्में शायद ही किसी मुसलमान को पसंद आ सकती थी। निस्संदेह ये सभी रस्में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के धार्मिक भावनाओं के प्रतिकूल थी। तदुपरांत क्रांतिकारियों द्वारा शिवाजी, महाराणा प्रताप के जैसे क्रमशः औरंगजेब और अकबर के विरुद्ध संघर्ष को धार्मिक संघर्ष के रूप में महामंडित करना भी भयंकर भूल थी। लखनऊ समझौते 1916 और खिलाफत आंदोलन 1920 से 1922 का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट सांप्रदायिक प्रभाव हुआ।
बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा विभिन्न उग्रवाद संगठनों जैसे हिंदू महासभा 1915, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 इत्यादि के गठन की अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक प्रतिक्रिया हुई और इन संगठनों ने हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू हितों की वकालत की, जिसका मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और निस्संदेह इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अब हम समझते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म होना। विभिन्न वर्षों में द्विराष्ट्र सिद्धांत के जन्म में विकास से संबंधित विभिन्न कारक इस प्रकार हैं। 1887 में वायसराय डफरिन और संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया और ब्रिटिश सरकार ने सर सैयद खां और राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। सर सैयद अहमद खान ने बुद्धिजीवी मुसलमानों से अपील की कि वे कांग्रेस से दूर रहें, फिर भी कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसमें बदरुद्दीन तैयब, मीर मुशर्रफ हुसैन, इसके अलावा ए भीमजी, इसके अलावा आर एस सयानी के अलावा हामिद अली खान भी प्रमुख है इस प्रकार के नेताओं में। 1887 की बात है ये। अब हम समझते हैं 1906 की घटना। सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल, शिमला शिष्टमंडल, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक, शिष्टमंडल ने ब्रिटिश सुधारों की प्रशंसा की और उनके प्रति पूर्ण राज्य भक्ति भावना प्रकट की। इस शिष्टमंडल ने वायसराय से मांग की कि मुसलमानों के व्यवस्थापिकाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। उच्च पदों पर ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा एवं वफादारी के आधार पर नियुक्तियां की जाए तथा इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा नहीं ली जाए। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को ज़्यादा अवसर दिए जाएं। लॉर्ड मिंटो ने मांगों को पूर्णतया उचित बताया और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल को उसने आश्वस्त किया कि सरकार मुसलमानों के सम्राट के प्रति उच्च निष्ठा के कारण उन्हें जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व देगी। इस शिष्टमंडल के प्रयासों से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। 1907 की घटना देखें तो ये तो थी 1906 की घटना। 1907 की घटना ये है कि आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा नवाब वकार उल मुल्क के संयुक्त प्रयत्नों से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखना था। इसके अलावा 1909 में पार्लियामेंटल सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। BN मुखर्जी और लाल चंद्र ने पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की। 1915 की घटना देखें तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ। 1912 से 1924 की अवधि देखें तो मुस्लिम लीग कांग्रेस की नीतियों के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। उसमें मोहम्मद अली, इसके अलावा मौलाना आज़ाद, इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे युवा राष्ट्रवादी हावी होने लगे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्ना जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर उनकी राष्ट्रीयता पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष नहीं थी। उनके प्रखर धार्मिक और इस्लामी एकतावादी झुकाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था और साथ ही राजनीतिक सवालों पर उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1916 की घटना देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक मतदाता मंडलों और सीटों के आरक्षण की मांग मान ली और दोनों ने सरकार के समक्ष संयुक्त मांगें पेश की। यद्यपि यह समझौता कई दृष्टियों से प्रगतिशील था, किंतु कांग्रेस ने इसके द्वारा सांप्रदायिक राजनीति को स्वीकार कर लिया। समझौते से ये निहित था कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है, समुदायों के हित भिन्न भिन्न है। कालांतर में इसके हानिकारक नतीजे निकले। फिर 1920 से 1922 की घटना देखें तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन और खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, किंतु उनका दृष्टिकोण सांप्रदायिक था। 1920 की घटना देखें देश में सांप्रदायिक दंगों का खतरा मंडराने लगा। इसी समय स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। इसका उद्देश्य इस्लाम स्वीकार किए हुए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। आर्य समाजियों ने एक आंदोलन संगठन भी प्रारंभ किया। मुसलमानों ने इसके विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए। इस सांप्रदायिक वातावरण का प्रभाव बहुत राष्ट्रवादियों पर पड़ रहा था। उनकी विचारधारा भी सांप्रदायिक और अर्ध सांप्रदायिक हो गई थी। स्वराज्यवादी दो गुटों में बट गए। एक गुट ने तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार को सहयोग देने का निर्णय किया और दूसरा गुट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों का था। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और NC केपलर हिंदू महासभा के शामिल हो गए थे। हिंदू महासभा के सदस्यों तथा सरकार परस्त स्वराज्यवादियों ने धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसियों जैसे मोतीलाल नेहरू इत्यादि पर इस्लामिक हितों के प्रति प्रेम दिखाने और हिंदू हितों को कुठाराघात करने का आरोप लगाया। किंतु सबसे नाटकीय परिवर्तन अली बंधुओं मोहम्मद अली, इसके अलावा शौकत अली के दृष्टिकोण में आया। प्रारंभ में कांग्रेस के साथ प्रशंसनीय सहयोग करने वाले अली बंधुओं ने कांग्रेस पर हिंदू हितों की रक्षा करने तथा हिंदू सरकार स्थापित करने की चेष्टा करने का आरोप लगाया।
इसके अलावा इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी नेतृत्व सांप्रदायिकता के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित करने में सफल नहीं हो सकी, विकसित नहीं कर सकी। कोई कार्यप्रणाली जो है प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित नहीं हो सकी। 1988 की घटना 28 की घटना देखें तो कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम संप्रदायवादियों सिख लीग ने तीव्र विरोध तीव्र धीरे धीरे विरोध किया। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट को हिंदू हितों का दस्तावेज बताते हुए जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल और स्थानीय निकायों और शासकीय सेवाओं में आरक्षण देने की मांग की। इस अवसर पर मुस्लिम लीग ने समझौता करने की कोशिश करते हुए कांग्रेस ने अनेक गलतियां की। जैसे कौन कौन सी कांग्रेस ने गलतियां की? देखिए, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की राजनीति को वैधता प्रदान कर दी। उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि सभी सांप्रदायिक नेता अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए सांप्रदायिक एवं धर्म आधारित हितों का वास्तविक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा, इसने धर्मनिरपेक्ष और साम्राज्यवाद विरोधी मुस्लिम नेताओं की स्थिति दुर्बल कर दी। इसके अलावा इसने कांग्रेस की सांप्रदायिकता के खिलाफ दृढ़ राजनीतिक विचारधारात्मक अभियान चलाने की इच्छा शक्ति और अधिकार कम हो गए। इसके अलावा सांप्रदायिकता पर संगठित एवं एक मुश्त प्रहार करने की कांग्रेस की रणनीति भी परिवर्तित हो गई। 1930 से 1934 की घटनाएं देखें। यद्यपि जमायते उल उलेमाए हिंद, कश्मीर राज्य और खुदाई खिदमतगार ने कांग्रेस के साथ मिलकर सचिव सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। जमायते उल उलेमाए हिंद, जमातुल उलेमाए हिंद, कश्मीर राज्य और खुदाई खिदमतगार ने कांग्रेस के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, किंतु कुल मिलाकर मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी खिलाफत असहयोग आंदोलन में थी। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादा मुसलमानों ने भाग नहीं लिया, खिलाफत असहयोग आंदोलन में ज़्यादा लिया था। भावी संवैधानिक सुधारों के संबंध में लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने 2 सम्मेलनों का बहिष्कार किया, किंतु एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और वह सांप्रदायवादियों ने तीनों सम्मेलनों में शिरकत की। ठीक है, वहीं पर सांप्रदायवादियों ने तीनों सम्मेलनों में शिरकत की। 1932 का सांप्रदायिक निर्णय देखें तो कम्युनल अवार्ड जो जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्रीय मांगों में से अधिकांश को मान लिया गया। इसके अलावा 1937 के पश्चात प्रांतीय चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के पश्चात मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया। उसने अब मुसलमानों को एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। 1930 के दशक में सर्वप्रथम एक युवा मुस्लिम बुद्धिजीवी रहमत अली ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रतिपादित की और बाद में कवि इकबाल ने इसका और प्रचार किया। इसके पश्चात सांप्रदायवाद और एक संगठित जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य आधार समाज का मध्य एवं उच्च वर्ग था। Z.A. सुलेरी, F.M. दुर्रानी और फैज अल हक इत्यादि ने कांग्रेस के विरुद्ध व्यापक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब सांप्रदायिकता का स्वरूप उग्र हो गया और उसके चरित्र में भय, घृणा, जुल्म, दमन और हिंसा जैसे शब्दों का समावेश हो गया। 1937 तक सांप्रदायिकता का नरमपंथी दौर जारी रहा, जो मुख्यतया बचाव तथा आरक्षण जैसे मुद्दों के आसपास केंद्रित रहा, किंतु इसके बाद तेजी से उग्रवादी या फांसीवादी तौर तरीके अपनाने लगा। उसका सामाजिक आधार अब तेजी से व्यापक होने लगा और जन सामान्य को गिरफ्त में लेने के प्रयास होने लगे। इसके लिए मुख्यतया शहरी निम्न मध्य वर्ग को आधार बनाया गया। इस वर्ग को उबारकर सुसंगठित और आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ करने की कोशिश की जाने लगी। अभी तक सांप्रदायवादी राजनीति का मुख्य आधार उच्च वर्ग था, अतः निम्न मध्य वर्ग को अपनी चपेट में लेने एवं सांप्रदायिकता को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए भय तथा घृणा जैसी अतार्किक भावनाओं का सहारा लिया गया। हिंदुओं ने उग्रवादी सांप्रदायिक राष्ट्रवादी संगठनों और हिंदू महासभा जैसे RSS एवं गोलवकर ने विचारों को मुस्लिम सांप्रदायिकता को उग्रवादी स्वरूप धारण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उग्रवादी सांप्रदायिकता के उदय ने अनेक कारण थे। उसमें पहला था सिद्धांतवादी कारण, मौलिकतावादी अवधारणा का विकास। प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सिद्धांतवादी ये कि मौलिकतावादी अवधारणा का विकास, प्रतिक्रियावादी तत्वों ने सांप्रदायिकता का सहारा लेकर अपना सामाजिक आधार पुख्ता किया।
इसके अलावा उपनिवेशवादी शासन ने राष्ट्रवादियों को विभाजित करने हेतु अन्य सभी माध्यमों का सहारा लिया। इसके अलावा सांप्रदायवादी मानसिकता को चुनौती देने की प्रारंभिक असफलताओं ने उग्रवादी सांप्रदायिकता को रेखांकित कर और सुदृढ़ कर दिया। 1937 से 1939 देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना ने समझौते की उन सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया जब उन्होंने ये असंभव मांग प्रस्तुत की कि कांग्रेस स्वयं को हिंदू संगठन घोषित करे और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता दे। इसके अलावा मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में निष्कर्ष निकाला गया, भारत में ऐसी कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जो कि अग्रलिखित सिद्धांतों पर आधारित न हो। पहले भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से अलग हुए प्रदेश यथानुसार आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि वहां मुसलमान बहुमत में हो, जैसा कि भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी और इसको मिलाकर के स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें सम्मिलित प्रदेश स्वशासी और प्रभुसत्ता संपन्न हो तथा जिन अन्य स्थानों में मुसलमान अल्पमत में हो वहां उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखें तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का सक्रिय सहयोग पाने के उद्देश्य से युद्धोपरांत संविधान सभा बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही उनमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने सभी अल्पसंख्यक समुदायों को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देगी जिसमें देश के सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व न हो। एक प्रकार से उसने मुस्लिम लीग को द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। मुस्लिम लीग ने इस विशेषाधिकार का भरपूर उपयोग किया और यथासंभव हर अवसर पर पृथक पाकिस्तान की मांग उठाई। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला सम्मेलन तथा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, इसके अलावा कैबिनेट मिशन जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा प्रस्तावों में पृथक पाकिस्तान की मांग पूर्ण रूप में स्वीकार किए जाने की संभावनाएं तलाशी। अंततः मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग पूर्ण हो गई जब 1947 में बहुल प्रांतों जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बंगाल को मिलाकर एक नए राष्ट्र स्वतंत्र पाकिस्तान का गठन हुआ। अब हम समझते हैं प्रमुख विचार। अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश समुदाय की उपज है तथा इसकी भारत से वापसी के पश्चात ये प्रश्न स्वयं में अदृश्य हो जाएंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है तथा इसकी भारत से वापसी के पश्चात ये प्रश्न स्वयं में भी अदृश्य हो जाएंगे, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं। पाकिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास देखें तो 1940 के पश्चात दिन के प्रकाश की भांति ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि मुसलमानों की मंजिल न हिंदू राष्ट्र के अधीन दोयम दर्जे की नागरिकता है, न ही बहुराष्ट्रीय भारत में संदिग्ध भागीदारी। उनका अंतिम दृढ़ लक्ष्य है पृथक मातृभूमि के साथ पृथक राष्ट्र। आगा खां ने क्या कहा, एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। अब हम देखते हैं सारांश इस अध्याय का। तो ब्रिटिश शासन के अंतिम 2 वर्ष, तो एक तो अंतिम 2 वर्ष के दो मुख्य आधार थे। स्वतंत्रता एवं विभाजन के संबंध में कुटिल समझौते, सांप्रदायिक एवं हिंसा से परिपूर्ण। इसके अलावा 2 है तीव्र उन्मादी जन प्रतिक्रिया। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में श्रमिक दल सत्ता में आई। अगस्त 1945 में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनावों की घोषणा हुई। इसके अलावा सितंबर 1945 में युद्ध के उपरांत संविधान सभा गठित करने की घोषणा हुई। इसके अलावा सरकारी रुख में परिवर्तन आया और इसका मुख्य कारण क्या था। पहला कारण वैश्विक शक्ति समीकरण में परिवर्तन। इसके अलावा ब्रिटेन अब विश्व की 1 नंबर शक्ति नहीं रहा। इसके अलावा श्रमिक दल का भारत से सहानुभूति प्रदर्शन। इसके अलावा ब्रिटिश सैनिकों का पस्त होना और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में पराभाव। इसके अलावा संपूर्ण एशिया में साम्राज्यवाद विरोधी लहर, ब्रिटिश नौकरशाही अंग्रेजों द्वारा पुनः आंदोलन करने की मांग से भयाक्रांत। इसके अलावा कांग्रेस के लिए अब 2 मुख्य चुनावी मुद्दे हो गए, 1942 का सरकारी दमन और दूसरा आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के लिए जनता का दबाव। दूसरा, अब हम समझेंगे आज़ाद हिंद फौज के संबंध में जन प्रदर्शन की मुख्य बिंदु। तो आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में जन प्रदर्शन में अप्रत्याशित उत्साह और सशक्त भागीदारी दिखी। अप्रत्याशित भौगोलिक एवं सामाजिक प्रसार देखा। सरकार के परंपरागत भक्त, सरकारी सेवक और निष्ठावान समूह भी आंदोलन के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। इसके अलावा दिनों दिन ये मुद्दा भारत बनाम ब्रिटेन बनता गया। अब 3 प्रमुख विद्रोह हुए, 1945 और 2 1946 में।
एक 1945 में, नवंबर 1945 में, 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर के ये मुद्दा हुआ। 1946 में पहला जो हुआ, 11 फरवरी 1946 को पुनः कलकत्ता में आज़ाद हिंद फौज के एक अधिकारी को 7 वर्ष का कारावास दिए जाने के विरोध में हुआ। इसके अलावा 18 फरवरी 1946 में मुंबई में भारतीय शाही सेना के नाविकों के हड़ताल के संबंध में हुआ। कांग्रेस ने विद्रोहियों की रणनीति एवं समय को अनुपयुक्त मानते हुए इनका समर्थन नहीं किया। अब हम समझते हैं चुनाव परिणाम। कांग्रेस ने केंद्रीय व्यवस्थापिका की 102 सीटों में से 57 सीटों पर विजय प्राप्त की और उसे मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा के पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब में उसे यूनियनवादियों और अकालियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। मुस्लिम लीग ने केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं के 30 आरक्षित स्थानों पर विजय प्राप्त की। सिंध एवं बंगाल में उसे पूर्ण बहुमत मिला। 1946 के अंत तक अंग्रेजों की वापसी क्यों सुनिश्चित लगने लगी? पहला, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवादियों की उत्तरोत्तर सफलता। दूसरा, नौकरशाही में अंग्रेज राजभक्तों के मनोबल में ह्रास। तीसरा, आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों के प्रति सैनिकों का समर्थन और भारतीय शाही सेना के नाविकों का विद्रोह। इसके अलावा समझौते एवं दमन की ब्रिटिश नीति का सीमाकरण। इसके अलावा आंतरिक सरकारी शासन का असंभव हो जाना। सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य, अब समझेंगे सरकारी नीति का मुख्य उद्देश्य तो भारत को सत्ता हस्तांतरित करके सम्मानजनक वापसी और साम्राज्यवादी शासन के पश्चात भारत ब्रिटेन संबंधों को मधुर रखने की योजना। अब हम समझते हैं कैबिनेट मिशन, उसके प्रावधान, उसकी व्याख्या। प्रावधान क्या है कैबिनेट मिशन के? पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। प्रावधानों में मौजूदा विधानसभाओं का 3 क, ख, ग के समूहीकरण हुआ। संघ प्रांतों और देशी रियासतों में 3 स्तरीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका प्रांतीय विधानसभाएं संविधान सभा के सदस्यों का चयन करेगी। इसके अलावा रक्षा, विदेशी मामले और दूरसंचार के लिए सामान्य केंद्र यानी कि कॉमन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा प्रांतों को स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की जाएगी। देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार और ब्रिटिश सरकार से समझौता करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसके अलावा कैबिनेट मिशन में भविष्य में प्रांतों को समूह और संघ में सम्मिलित होने की छूट दी। इस बीच संविधान सभा द्वारा एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ऐसा करके बताया। व्याख्या ये है कि कांग्रेस ने तर्क दिया कि समूहीकरण वैकल्पिक था जब लीग ने सोचा कि समूहीकरण अनिवार्य है। कांग्रेस ने सोचा समूहीकरण वैकल्पिक है, मुस्लिम लीग ने सोचा समूहीकरण अनिवार्य है। मिशन ने लीग के मसले को समर्थन देने का निश्चय किया। अब हम स्वीकार्यता देखते हैं तो जून 1946 में लीग और कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद आगे का विकास देखें तो जुलाई 1946 में नेहरू के प्रेस वक्तव्य के पश्चात मुस्लिम लीग ने योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। इसके अलावा सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। जुलाई 1946 में, अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई, लेकिन उसने अड़ियल रवैया अपनाया। फरवरी 1947 में कांग्रेस ने सदस्यों मुस्लिम लीग के सदस्यों को अंतरिम सरकार से निष्कासित करने की मांग की। लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग उठाई। अब हम समझते हैं स्वतंत्रता एवं विभाजन, और इसको हम आगे आने वाले अध्याय में समझेंगे। स्वतंत्रता एवं विभाजन